हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल एजुकेशन हब एंड माई सेल्फ अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस का फर्स्ट टर्म का जो है सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बहुत इजी ट्रिक्स के साथ जो है आपके आंसर्स बताऊंगी। आप उसको जो है एमसीक्यूज वाला जो हमारा ये पैटर्न है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सैम्पल पेपर ही क्यों। देखिए, अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए जो है आपके सिर्फ बुक्स और आपके जो नोट्स हैं उनसे आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको आपके सैम्पल पेपर सॉल्व करने ही करने होंगे। सो इसीलिए ये जो है सीबीएसई पैटर्न है आपका। और अब देखिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अब आप सोचेंगे टाइम क्यों नहीं है भाई, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम्स हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अक्टूबर का जो हमारा मंथ है ये अब ख़त्म होने ही वाला है। और क्योंकि ये हमारा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो इसमें आप वैसे भी अपनी फैमिली के साथ जो है अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बिज़ी होंगे। सो इसीलिए आपका जो है सैम्पल पेपर आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छी पोजीशन लाने के लिए। सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये आपका देखिए 90 मिनट्स का आपको इसमें टाइम गिवन होगा और मिनिमम जो आपके मार्क्स है वो है आपका 40 मार्क्स का होगा। तो इसके हमारे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगी, डिस्कस करते हैं हम। हमारे इसमें 4 पोर्शंस होंगे, ए बी सी डी होता है जो कि। तो हमारा जो सेक्शन ए होगा उसमें आपके पास 24 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 20 क्वेश्चंस। ओके। और हमारा जो सेक्शन बी होगा उसमें आपके पास 22 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 18 क्वेश्चंस डिस्कस करने सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस। सेक्शन डी जो हमारा होगा उसमें हमारे पास 2 मैप होंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको होता है ना मैप शो किया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस जो है देख के बताने होते हैं। अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस, और ये आपको दोनों ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। सो आपका सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए। इसमें अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस, बट मैं आपके साथ जो है डिस्कस में आपके साथ सभी क्वेश्चंस करूंगी। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बेरिन। सो इसका अगर आपने आपने पढ़ा होगा, आपका चैप्टर है हिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी में एक चैप्टर है उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, यंग यूरोप वाला जो है। सो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। गिस्पी मैजिनी विल बी द राइट आंसर। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, यानी कि जो है आपका यूनियन 1707 वाला जो ये एक्ट था, ओके, इसका क्या रिजल्ट था, क्या रिजल्ट था, जो कि ये तो आपका था ना, सेक्शन बी होगा इसका, आपका राइट आंसर होगा यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसमें क्या था, इसमें आपका इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड पर राज कर सकना। थर्ड है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ज़ोल्वेरियन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब ज़ोल्वेरियन से आप एकदम से पुटअप कर लेंगे, आपने चैप्टर पढ़ा ही है। तो ज़ोल्वेरियन का मतलब इसमें आइडेंटिफाई करनी है जो स्टेटमेंट है। सो इसका जो आपका थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज ए कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। देन हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन द 3 वॉर्स विद पर्शिया एंड एंडेड विद विक्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो इसमें 3 कंट्रीज हैं हमारी, कौन कौन सी वो 3 कंट्रीज थी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है हमारा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ओके, सो ऑप्शन जो है फोर्थ हो गया, यानी कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस वर इन्वॉल्व्ड इन द 3 वॉर्स विद पर्शिया एंड एंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देन हमारा फिफ्थ है, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच
People demanded freedom of market in early 19th century Europe. So अब जब आपने एकदम से, सबसे पहले आप ये बात का ध्यान देंगे क्योंकि आपने एकदम से क्या देखा, फ्रीडम ऑफ मार्केट आया हमारा, तो जब आपका फ्रीडम आ जाएगा तो उसका खुद ही आंसर लाइबरलिज्म हो जाएगा। लाइबरलिज्म का हमारा कंसेप्ट था, यानी कि यूरोप बाजारों में स्वतंत्रता की मांग थी। ये किस आइडेंटिफाई मतलब आइडियोलॉजी के अंतर्गत था, तो ये हो जाएगा हमारा लाइबरलिज्म कंसेप्ट था, यानी कि उदारवाद बोलते हैं हम जिसको। देन हमारा 6th आता है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन इन। इसमें आपको क्रॉप्स बताई गई हैं और उनके सामने जो है उसको आपको उसका एरियाज बताए गए हैं, आपको उसमें सही का टिक करना है। तो ग्राउंडनट इसमें लिखा हुआ है असम, ग्राउंडनट का असम होता ही नहीं है, ग्राउंडनट का हमारा होता है गुजरात, वो असम में नहीं होते। फिर हमारा आता है टी हमारी किस में होती है, टी का तो बहुत ईजी है, टी होती है हमारी आसाम में। तो ये आपका एक तरीके से क्रॉस क्वेश्चन वाला हो रहा है, ग्राउंडनट गुजरात एंड टी असम। फिर हमारा शुगर कैन क्या है, शुगर कैन हमारी उत्तर प्रदेश में होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉफी। कॉफी का बिल्कुल सही है, कॉफी कर्नाटका में ग्रोन होती है। 7th है, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, क्या कहा जाएगा, 1 से मतलब 5 के वर्षों के लिए जो खाली छोड़ दी गई है, तो इसके लिए हमारा जो डी का होगा ऑप्शन फेलोलैंड है ना, फेलोलैंड ये कहा जाएगा, फेलोलैंड इसको बोलेंगे। फिर हमारा 8th वाला आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग conferences was convened to discuss environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992। सो हमारा इसका 8th का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। देन हमारा क्वेश्चन आता है 9th क्वेश्चन, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, यानी कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। सो आपको वो फीचर बताना है, इसमें से 9th का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माउंटेन्स विल बी द राइट आंसर। देन हमारा आता है 10th क्वेश्चन, देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का, यानी कि वैसे तो ये अच्छी चीज नहीं है, बट देखिए इसमें मतलब किस वजह से ये हुआ था, इसका कारण क्या था, तो ये हो जाएगा हमारा डिफोरेस्टेशन, यानी कि डिफोरेस्टेशन आप सभी जानते हैं वनों की कटाई के कारण जो है। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, अगर आपकी ये ट्रीज है, ट्रीज कटेंगे, अगर ट्रीज कटेंगे तो लैंड डिग्रेड होगी ही होगी, है ना। सो ये आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। देन हमारा 11th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री थी मतलब इसमें से, तो हमारा 11th का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि किस देश ने बहुसंख्यवाद अपनाया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। सो श्रीलंका अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। 12th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि सत्ता का जो बंटवारा है ना, 12th क्वेश्चन है, यानी कि कौन सी पावर जो थी, सत्ता का बंटवारा, फॉलोइंग ऑप्शन क्या रीजन था उसका, तो ऑप्शन जो है 12th का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 13th है हमारा, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बेलिज्म जो है हैज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, आइडेंटिफाई दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि हमारी जो बेलिज्म जो हमारी कंट्री है एक, उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड जो है गवर्नमेंट और है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट है जो अप्लाई की जाती है वहां पे, तो इसका हो जाएगा 13th का सी, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। 14th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सी कंट्री एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। 15th है,
which is the power shared amongst different organs of government called as horizontal distribution of power, identified the correct reason। तो आपको इसका रीजन सही बताना है, तो 15 का आपका जो करेक्ट रीजन है वो हो जाएगा इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। गाइज देखिए ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपके लिए क्योंकि ये आपको सॉल्व ही कराने के लिए लेके आई थी, तो आप इनको जो है जब आप पढ़ेंगे इनको अच्छे से आप इनके चारों ऑप्शंस पढ़िएगा, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो इसीलिए एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज भी आप ये मत सोचिएगा कि आपको इजी आते हैं, एमसीक्यूज भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ऑप्शंस देते हैं। देन हमारा 16th है, इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूड इन द, यानी कि किस उसमें है, ये किस सिस्टम में है। सो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ओके विल बी द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा इंडिया का स्टेट है जो स्पेशल पावर जिसकी 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंजॉय कर रहा है। तो इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड। 18th है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। तो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी बैंकिंग, ऑफ कोर्स नॉट। आउटसोर्सिंग, ऑफ कोर्स नॉट गाइस। बैंकिंग फिर से आ गया ये आपका ऑप्शन, तो इसका ये हो गया, बैंकिंग तो होगी ही नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिंग। ओके तो फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। 19th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 एंड एज ग्रुप मेजर जो होता है वो किस उसमें आता है, किस रेट या रेशो में होता है, तो वो 19th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिटरेसी रेट में। देन आपका 20 नंबर पे है, सो ये आपका 20 नंबर पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का जो है करेक्ट मीनिंग क्या है। 20 का आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे है हमारे चार ऑप्शंस, तो हमारा जो सेकंड वाला है, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कंट्री की जो टोटल इनकम होती है उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, सो ये एवरेज इनकम हो जाती है। देन 21st है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI को सबसे बेस्ट, कौन सा जो इनमें से एग्जाम्पल आपको सबसे बेस्ट शो करता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। 22nd है हमारा, कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि सही जो है इसेंस इस स्टेटमेंट का क्या है। सो 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आपका 23rd है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा एग्जाम्पल मतलब इसके अंतर्गत आता है, कौन सा एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, तो 23rd का आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा, एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन 24th है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 states a guarantee of minimum 100 days of employment per year. If government is unable to fulfill these 100 days of an employment, the government would have to choose the correct option, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा, तो इसका 24 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पे द कंपेंसेशन इन लिeu ऑफ दिस डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देन फ्रेंड्स अब आ जाता है हमारा सेक्शन बी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए, फॉलोइंग इमेज इज एन personification of Germany commonly associated with the romantic era in the revolution of 1848, identify its name from among the following options। आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है इमेज देख के, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बताया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मेनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देन देखिए, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रशियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलाइज, या एक आपका नोट दिया हुआ है, फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन लिeu ऑफ
क्वेश्चन 25 है ये आपका। ओके, सो इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी 7। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट अबाउट बल्कन नेशनलिज्म। तो यहाँ पे आप तीनों को पढ़ेंगे, ये तीनों हैं, इनमें से आपको फिर बताना है करेक्ट कौन से है। सो फर्स्ट है हमारा, द बल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द Ottoman Empire. Second is the region composite of ethnic groups included Greeks, Serbs, Montenegro, etc. Third है British and ethnic nationalists struggled to establish their identity. So इनमें से हमारा जो राइट है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट है इसमें से। देन हमारा 27th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वियर्स इन सिलेसिया रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845? आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको इसमें से सही रीजन इसका देखना है, अप्रोप्रिएट रीजन बताना है। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज, तो ये इसका रीजन था। 28 है, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। सो 28 का हमारा जो इसका है मेजर एस्पेक्ट जो है 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। सो ऑप्शन नंबर बी। देन हमारा 29th क्वेश्चन है गाइस, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। यानी कि आपको ये क्लूज दिए गए हैं, इन तीनों क्लूज को पढ़ के आपको बतानी है ये कौन सी सॉइल है। सो सब फर्स्ट है हमारा, develops in areas with high temperature and heavy rainfall. फिर is low in humus content, found in hilly areas of कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ से तो आप बिल्कुल बता देंगे कि ये है आपकी ब्लैक सॉइल। ओके, सो ब्लैक यानी कि काली मिट्टी होती है ये। 30 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी पुट टाइडल एनर्जी इन। तो टाइडल एनर्जी जो आपकी होगी 30 पे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज। 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पावर शेयरिंग की और सेलेक्ट करना है आपको, इनमें से आंसर आपके राइट वाले जो होंगे, फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग। सो 31st में आपकी जो चारों हैं, इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट क्रिएट्स हार्मोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज। सो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 32 है, हाउ डज जजीकरी एक्ट एज एन अंपायर इन अ फेडरल नेशन। यानी कि जजीकरी जो है किस तरीके से एक्ट करती है। सो 32 में आपका जो राइट आंसर होगा 32 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोर्ट्स यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स जो है पावर को यूज करते हैं टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। 33 है आपका, टू स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे आपको क्वेश्चन बिलो, एजिरेशन एंड रीजनिंग। रीड द स्टेटमेंट एंड चूजन द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपका एजिरेशन है कि श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, और इसका रीजन है द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। सो आपको इनमें से बताना है कि या तो आपके दोनों रीजन और एसिरेशन सही हैं, दोनों गलत हैं, या इनमें से कोई एक सही है। सो 33 का आपका, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इसका जो एजिरेशन है इसका ये बिल्कुल सही रीजन दिया गया है। सो आपका 34 है, मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। सो कॉलम ए में आपको दिए गए हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुलिस, एजुकेशन, डिफेंस। तो ये किस लिस्ट के अंदर है या किस मतलब उसमें है। सो इसका दिया गया है आपका 34 का जो हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये हमारी न्यू है, सो इसको लिया गया है रिज्यूजरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। और फिर है पुलिस यानी कि स्टेट लिस्ट। थर्ड एजुकेशन यानी कि सीबीएसई वगैरह जो एटसेट्रा है, ये हो जाएगा हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। एंड जन हमारा लास्ट में आता है डिफेंस, तो ये हो जाएगा हमारा यूनियन लिस्ट। आप इसको ऐसे भी देखिए, ये हमारा इससे हो गया कनेक्ट, पुलिस वाला किससे, स्टेट से, एजुकेशन इससे, और ये डिफेंस यूनियन लिस्ट से। ओके, देन 35th है हमारा एक क्वेश्चन, Anita is appearing in an examination conducted for requirement to central government position in how many language as mentioned in the 8th schedule can she opt to take the exam? Select the appropriate option.
तो हमारा 35 का जो है हो जाएगा सी यानी कि 22। आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको दी गई है तो आपको इसमें सिस्टम वाला बताना है। ये तीनों आप पढ़ेंगे। पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट्स। इट इज कॉल्ड एज थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट या द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विद देम। सो अब आपको सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग है, तो इसका आपका 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। 37th है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। यानी कि इसमें से कौन सा सही प्रूव करता है। आप चारों को पढ़ेंगे, अच्छे से इनको पढ़ेंगे, फिर तो आपका जो राइट आंसर वो होगा वो हमारा होगा बी यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि मोर पावर्स विद सेंटर, residuary subjects with center and then currency and railways with center will be the right answer. 38 है identify the correct statements about the theory of federalism in the Indian Constitution। आपको इसमें से ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और आपको सही रीजन इसका बताना है। अबाउट द थ्योरी यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जब आप इसको पढ़ोगे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, और आपकी जो सेकंड वाली है वो आपकी राइट है। देन 39th है हमारा टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एजिरेशन एंड रीजनिंग, जो हमने अभी पढ़ा था। तो एजिरेशन में आपको बताती हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन अ कंट्री। इसका रीजन है कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज एक्सप्लेन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो इसका रीजन क्या है, अब देखिए 39th का हमारा हो जाएगा सी, यानी कि एजिरेशन तो सही है बट इसका रीजन हमें गलत बताया गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आपको बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है यहाँ पे। सो ए हो जाएगा कुरियर, ये मतलब किस सेक्टर के अंदर आते हैं, तो आपको इसका जो बताना है इसमें आपके एक सेकेंड, ये जो है 40 हो जाएंगे, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। हाँ, ये अब आप बताएंगे 41 रीड द फॉलोइंग जो है, यानी कि जो कुरियर है ये टेररिटी सेक्टर है, फिशरमैन सेकेंडरी सेक्टर, कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टर सेकेंडरी सेक्टर। सो इसमें से बी सी डी आपके रॉन्ग होंगे। जो कुरियर है वो टेररिटी सेक्टर में आता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारा 41st क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। रीड द फॉलोइंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे आपकी कंट्रीज हैं, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन सिंस 2007 इन रुपीज में आई है। सो रीटा इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। रीटा है एक एम्प्लॉय है हु गेट्स ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर एवरी 3 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि हर 3 साल के बाद उसको डिफरेंट कंट्री में ट्रांसफर किया जाता है। शी हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी वन ऑफ आउट ऑफ 3 कंट्रीज मेंशन इन द टेबल अबव एज हर नेक्स्ट जॉब लोकेशन। शी कैलकुलेट्स एवरेज इनकम ऑल ऑफ दीज countries as per the given data and choose to be transferred to country A. Identify the reason for which Rita has chosen country A. So 41st का आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए एवरेज निकालना है तो एवरेज आप कैसे निकालोगे, आप जानते ही हैं। अगर ये हमारे पास 5 है क्योंकि, तो हम इन 5 को टोटल करेंगे और इनको जो है किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से क्यों करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, सो आपका एवरेज आ जाएगा, तो उसकी बेस पे हमारा जो आंसर होगा हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देन हमारा है विजय इज अंडर रस्ट एज हीज वेट इज 45 kg एंड हिज हाइट इज 1.78 मीटर। इसका वेट कितना है 45 kg, और इसकी हाइट कितनी है 1.78 मीटर। फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स का आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। सो गाइज हम करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। 4.5 kg को यानी कि आपको डिवाइड करना है स्क्वायर ऑफ द हाइट। हाइट कितनी है 1.78 मीटर को, इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 4.5 kg डिवाइडेड बाय 3.5 आएगा, समथिंग आएगा 3.5 समथिंग, क्योंकि ओके। देन फिर जब हम उसको करोगे आप 4.5 kg को 3.5 समथिंग से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 45 का जो आंसर आएगा वो 12 समथिंग में कुछ आएगा। तो 12 के आसपास का अब आपका पॉइंट में और कुछ आंसर है नहीं, 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 43rd है हमारा, ए वुमेन वर्क्स एट ए स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गेट्स
much salary after working to the entire day. She doesn't get any holidays or paid leave. Rather, her employer deducts her salary whenever she is absent from work. Find out in which of the following sector she is working. तो आपको इन सबको पढ़ के जब आप इनको देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है। 44 है, अकॉर्डिंग टू 2017 टू 2018 डाटा द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में दिए गए हैं इंडिया। प्राइमरी सेक्टर में कितना है 44% वर्कर्स मान लीजिए आप एम्प्लॉयमेंट जो है, सेकेंडरी सेक्टर 25% एंड टर्टियरी सेक्टर जो है 31%। सो आउट ऑफ द थ्री सेक्टर व्हाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई। तो प्राइमरी सेक्टर में हाई क्यों है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसका जो राइट आंसर है, इसका रीजन है वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ओके, सो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45th है आपका, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज एसिरेशन एंड रीजनिंग। एसिरेशन है हमारा क्रूड ऑयल रिजर्व इन द एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लेटिंग, वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्सटीट्यूट फॉर इट। सो इसका रीजन क्या है, ऑयल एंड पेट्रोल प्राइस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या ये रीजन है इसका? सो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि इसका एसिरेशन जो आपका है इसका बिल्कुल सही रीजन है। ऑयल और पेट्रोल के जो प्राइस है डे बाय डे बढ़ रहे हैं इसीलिए। सो 46th है आपका, ए मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज टू डू अ lot of manual work. His wife and daughter also help him in his work on the farm every day. Which type of employed is this an example? So 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन हमारा इसका आप अंडर एम्प्लॉयमेंट लगा लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन सी है हमारा, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 केस आएंगे, इसमें आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, मैं बता देती हूँ। ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ फैमिलियर नेम इन जर्मनी, बहुत फेमस नेम है। द ब्रदर्स जैकोब एंड विलेम ग्रिम वर बोर्न in the German city of Hanau. While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old pockets. उनका इंटरेस्ट हो जाता है। They spent 6 years traveling from village to village. 6 साल वो बिता देते हैं talking to people and writing down fairy tales which were handed down to the generation. These were popular both among children and adults, जो कि पॉपुलर थी बच्चों में भी और adults में भी। In 1812 they published their first collection of tales. Subsequently, both the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. In the meantime, they also published a 33-volume dictionary of the German language. So, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपका जो 47th क्वेश्चन है, why did the Grimm brothers give the tales a readable form without changing their folkloric character? Choose the correct option from the following. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी। 48 है, द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रिम ब्रदर्स वाज वाइड स्प्रेड। आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन डेपिक्टिंग द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग। सो जब आपने पैराग्राफ पढ़ा है अगर अच्छे से तो आप उसको इजीली बता दोगे। इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा सी, यानी कि प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग। 49th है, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द वर्क ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड पीपल टू कलेक्ट टेल्स। दे बिलीव्ड इन अ स्पिरिट ऑफ, इसका हो जाएगा कल्चरिज्म। वो कल्चरिज्म की जो स्पिरिट थी उसमें बिलीव करते थे एंड कंसीडर्ड इट इसेंशियल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। 50 है, व्हाई द फॉरेन डोमिनेशन वाज कंसीडर्ड अ थ्रेट टू नेशनल बिल्डिंग। सेलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। सो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ाई है, एरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड एथस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 51st है आपका, हाउ वर द जर्मन्स एबल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर, यानी कि किस तरीके से अपने कल्चर से कनेक्ट होने में जर्मन्स एबल थे। विद रेफरेंस टू द अबव कंटेक्स्ट इनर द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग नेशंस। 52 है आपका, इसमें आपको अजरेशन और रीजन है। अजरेशन है आपका, रेजिम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। देन इसका रीजनिंग है, कंजर्वेटिव रिगिज्म वर
ऑटोक्रेटिक। सो 52 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसका जो सही रीजन दिया गया है। फिर आप ऐसे ही आपका एक और पैसेज है गाइस, इसको अच्छे से पढ़िए। पहले आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको इसके डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। Okay, now one can infer from the above given information that marginal and small farmers have been pushed out of cultivation. Which one of the following is the prominent cause? यानी कि इसका कारण जो था हमारा 53rd का आपने पढ़ लिया है, आप लगा देंगे soil degradation and extensive green revolution. Wow, very good. 54th हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो 54th का हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका जो फर्स्ट और सेकंड वाली है, यानी कि इंडियन फार्मर्स आर diversifying their cropping pattern and they are shifting production from cereals to fruits, vegetables, etc. will be the right answer. Option number A will be the right answer. 55th, according to the information given above, there has been reduction in the net sown area under कर्ल्स एंड पल्सेस। आइडेंटिफाई द रीजन। इसका आपको रीजन बताना है, तो रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देन फर्टिलाइजर्स, pesticides and insecticides, which one showed dramatic result, are now being held responsible for degrading the soil. Infer the positive effect of these inputs noticed earlier from the following statement. तो इसको आपकी सही स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। 56 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि these inputs have shown increased output and productivity. Then 57th है, there are states in India which are using fertilizers, pesticides and insecticides at extensive level to increase their agricultural production. Identify the state which are at, वो स्टेट बताने हैं प्रोमिनेंट लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो 57th का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा एंड पंजाब। Food production provide the base for food security and is a key determination of food availability, which is the trend shifting towards industrial crops. Choose the correct option in reference to the context. So इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, टू फैच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग्स। देन गाइज आप इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, ये आपका इंडिया का जो है मैप है, आउटलाइन मैप है विद स्टेट्स के साथ, यूनियन टेररिस्ट के साथ। तो इस मैप में आपको अब आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज अ डैम। यहाँ पे ए जो है एक डैम है, तो ये आपको डैम बताना है। ये आपका डैम कौन सा डैम है? यहाँ पे है सलाल, भाखड़ा नागल, टिहरी या राणा प्रताप सागर। सो गाइज ये बहुत ही इजी है, आपको इजीली बहुत रूंगा नंबर जिसको बोलते हैं नंबर मिल जाएंगे आपको इसमें, बहुत इजीली आप इसका आंसर लगाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल डैम। देन हमारा 60 एंड लास्ट है जो हमारा, ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मेक्ड एज अ मेजर टी कैलकुलेटिव स्टेट आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि सबसे ज्यादा टी के लिए अगर आप मैप नहीं भी देखेंगे ये फिर भी आपको याद होना चाहिए, टी के लिए हमारा सबसे ज्यादा फेमस है असम पड़ता है। ओके सो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही है। अगर आपको किसी और टॉपिक का चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।